बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टडी ऑफ कैथोड रेस पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया हमने। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन्स में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा, लेकिन दोनों के डिस्चार्ज ट्यूब में ये फ़र्क था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल होने वाली डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड को परफोरेटेड लिया गया था। इसके बाद 1920 में रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्शन की थी कि देयर मस्ट बी अनदर पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच हैव मास इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रेडिक्शन थी 1920 में रदरफोर्ड ने। इस एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसको ये महसूस हुआ कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के मास के बराबर एक न्यूट्रल जर्रा भी होना चाहिए, जिसको 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन के नाम से दरियाफ्त किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है? अगर हमें मकसद समझ आ जाए तो हम इंशाल्लाह इस पूरे मॉडल को, इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चे, इसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बेसिक हमारे पास जो इसका गोल है, एम है, मकसद है, वो मकसद ये है कि रदरफोर्ड जानना चाहता था कि एक एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठे किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। हाउ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम। ये बेटा उसका सवाल था। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड की फॉयल ली, यानी सोने का एक वर्क लिया, इतना बारीक कि जिसकी थिकनेस, मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर है। याद रखने के लिए आप इसको कर लें कि 4 हमारे पास डिजिट भी, नंबर जो हमारे पास है वो 4 है और सिफर भी कितनी है? 4 ही है। ये इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस थी और उस गोल्ड फॉयल पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवा दी और सामने उसने क्या किया? एक स्क्रीन रख दी। इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड की कोटिंग से वो इन अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट को देख सकता था। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी, एक सोने का वर्क लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई, जिन अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स रेडियम या पोलोनियम था। तो इन पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हुए। ये असल में हीलियम के हमारे पास क्या है? न्यूक्लियाई है, यानी कि हीलियम +2 जो है हमारे पास, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, जिनको रेडियम या प्लोनियम से उसने क्या किया था? जनरेट किया। गोल्ड फॉयल पर उसने बम्बार्ड किया और जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन पर उनका इफेक्ट का मुतालिया किया, जिसकी बुनियाद पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। तो उसके ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आप इस पूरी डायग्राम को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, वो बगैर मुड़े क्या कर रहे हैं? सीधा एटम से गुजर रहे हैं। देखें, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बगैर मुड़े बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, यानी कि 99% जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, आप कह लें, या 95% है, तो वो पार्टिकल्स बगैर डिफ्लेक्ट हुए उस फॉयल से गुजर गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ गए। ये देखें, यहां ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये क्या करता है? जैसे फॉयल से गुजरने लगा तो ये क्या कर गए? ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर गए? एक बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरी और आखिरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि ये 20,000 में से चंद पार्टिकल जो थे वो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ गए और बहुत कम
पार्टिकल्स जो हैं वो टकराने के बाद बाउंस बैक कर गए। यहां तवज्जो करें तो ये देखिए हमारे पास ये पार्टिकल जाके टकराया और जिस डायरेक्शन में गया था उसी के ऑपोजिट ये क्या कर गया, वापस आ गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये ऑब्जर्वेशन की, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्व किया। तो उस इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फिर रिजल्ट्स कंपाइल किए गए कि रिजल्ट्स आखिर क्या हैं। देखिए बच्चे, आपके पास क्या है कि बहुत ज्यादा, पहली ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए बगैर गुजर गए। तो इससे हम ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि एटम जो है उसका ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो खाली है, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं जिससे ये पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। ये पार्टिकल्स जिस सिमत में गए उसी सिमत में ये गुजर कर जाके इन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या किया, ये स्ट्राइक किए और वहां पर चमक पैदा की, जिसकी वजह से उसको पता चला कि ज्यादातर पार्टिकल्स फॉइल से बगैर मुड़े गुजर गए। इसका मतलब कि एटम का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स का सीधे बगैर मुड़े गुजर जाना इस बात की तस्दीक करता है कि एटम का ज्यादातर वॉल्यूम क्या है, खाली है। अब देखिए कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। और आपको पता है कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये चार्जेस का रूल है कि सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अब जैसे यहां देखें कि ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस के करीब से गुजरा, सेंटर के करीब से गुजरा, तो ये बड़े जाविये पर मुड़ गया। इसका मतलब ये है कि एटम के जो सेंटर है वो कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि इन पार्टिकल्स की ये जो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ रहे हैं, इनकी डिफ्लेक्शन ये जाहिर करती है कि न्यूक्लियस यानी सेंटर जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली है वो भी। तो ये रिपल्शन की प्रॉपर्टीज हैं कि ये रिपेल हो रहे हैं जैसे सेंटर से गुजरते हैं। तो सेंटर से गुजरते वक्त ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाते हैं। इट मींस दैट सेंटर हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। अच्छा जी, अब तीसरी बात कि कुछ पार्टिकल्स का टकराने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक कर जाना। इसका मतलब यह है, जैसे देखें हम वो कंचे खेलते थे तो उसमें एक बड़ी जो कंचा होता है उसको हम किसी छोटे से स्ट्राइक करते हैं तो छोटा कंचा स्मॉल होता है ना, तो वो टकराने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक कर जाता है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल एटम के सेंटर से टकराया तो सेंटर से टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया। इस बात से हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि एटम का जो सेंटर है वो बहुत हार्ड है, डेंस है, जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स टकराए और बाउंस बैक कर गए। तो कंप्लीट रिबाउंस शोज दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। तो एटम का सारा जो मैस होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा सख्त होता है, बहुत ज्यादा कसीफ होता है। तो ये इसकी तीसरी ऑब्जर्वेशन है। आगे जी, अब आपको पता है कि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं और बहुत कम रिबाउंस बैक हुए हैं। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा स्मॉलेस्ट हिस्सा है एटम का। एटम का बाकी हिस्सा एम्प्टी है, न्यूक्लियस उसमें बिल्कुल स्मॉलेस्ट है। ये इस बात से हमें पता चला, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स, अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी करते, रिबाउंस भी करते, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत कम पार्टिकल्स रिबाउंस कर रहे हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो वेरी स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट उसने ये कहा कि क्योंकि एटम जो है एज अ होल एक न्यूट्रल हमारे पास पार्टिकल है, तो एटम न्यूट्रल तब होगा जब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। और लास्ट में उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने जो रिजल्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किए। तो ये हमारे पास था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ये जानना चाह रहा था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए उसने एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस
4 सेंटीमीटर थी। उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई हैं उनको पोलोनियम या रेडियम के सोर्स से जनरेट किया और उनको क्या किया, इस पर स्ट्राइक किया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। उसने क्या किया, इसको देखा इसके इफेक्ट को, तो उसने यहां से ऑब्जर्वेशन की कि ज्यादा पार्टिकल्स एटम से गुजर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, 20,000 में से चंद क्या करते हैं, वापस रिबाउंस बैक कर जाते हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन से फिर उसने रिजल्ट्स निकाले। रिजल्ट में उसने ये कहा कि ज्यादा पार्टिकल्स का गुजर जाना मतलब एटम का ज्यादा वॉल्यूम खाली है, और कुछ का बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाना इसका मतलब कि क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से एटम का सेंटर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अलावा इसके आगे उसने ये ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकाला कि कुछ पार्टिकल्स का टकराकर वापस आ जाना इसका मतलब ये कि इसका सेंटर यानी न्यूक्लियस बड़ा हार्ड है, डेंस है। और इसके बाद उसने ये कहा कि टोटल वॉल्यूम के लिहाज से न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल है। एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट उसने कहा कि एटम एज अ होल जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इट मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है, बराबर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम में बराबर होता है। और इसके बाद उसने ये कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब हम डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी ऑब्जर्वेशन, फिर हमने उससे रिजल्ट्स डिस्कस किए। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसके नकाइस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया था। अब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के गिर्द अगर रिवॉल्व करेगी तो उसको कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करनी चाहिए। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें ये कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है कि कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यहां देखिए कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसमें ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्ज करें यहां है और वो रिवॉल्व कर रहा है तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो उससे निचले ऑर्बिट में आ जाएगा और एक फिर एनर्जी मजीद कम हो जाएगी। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कह रही है कि रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स किसी भी सेंटर के गिर्द कोई भी चीज घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसको मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चूंकि रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता है तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन शेप टू अनदर, यानी कि मादा ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम फना कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कि रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी यानी एटम के क़याम पजीर होने की कोई भी दलील यानी कि उसको ये साबित नहीं कर सका कि एटम एक स्टेबल यूनिट है, जबकि इसके नज़रिए के मुताबिक, इसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एटम को क्या करना हो जाना चाहिए, एटम एक अनस्टेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करेगा और कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करने में एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम विल डिस्ट्रॉय। तो ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के। ये इसका पहला डिफेक्ट था। अब दूसरा डिफेक्ट ये है कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर आम लफ्जों में हम कहें तो वो होता है रंगों की पट्टी को कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, यानी कि इस तरह की एक रंगों की पट्टी होती है और वो बिल्कुल
कंटिन्यूस, यानी कि उसमें कोई खला नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। जबकि मालूम ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता, जो हमारे पास एटम है वो बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। यानी कि इस लाइन स्पेक्ट्रम से मुराद एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते। ये इसका दूसरा डिफेक्ट था कि इसने ये कहा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमिट करेगा, खारिज करेगा, तो इसको इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने ऑब्जर्व किया वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। तो इन इफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। तो बच्चे ये दो डिफेक्ट्स थे किसके, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक में हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, गोल्ड फॉइल ली, उसकी थिकनेस भी बताई, फिर उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, फिर उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस के बाद उससे रिजल्ट्स थे, फिर इसके क्या थे, डिफेक्ट्स थे। हमने ये सारा का सारा पूरा हमने मॉडल विद डिफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।